सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की नॉसेट की, आरआरबी की, DSSB, NHMM, PGI बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो इन्हीं एग्जाम्स की मैं तैयारी करा रही हूँ। 150 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखना। और लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब इज, तो क्या करोगे? अप्लाई योर कल्सिव ड्रेसिंग, आस्क पेशेंट टू इनहेल डीपली, प्लेस पेशेंट सुपाइन, क्लैम्प द ट्यूब। देखो यहाँ पे बहुत बच्चों ने बी लिखा है, बेटा बी ऑप्शन में नहीं आएगा, राइट ऑप्शन रहेगा और कल्सिव ड्रेसिंग करनी। इनहेल डीपली करने के लिए आप पेशेंट को क्यों बोल रहे हो चेस्ट ट्यूब? अगर पेशेंट इनहेल डीपली करेगा तो जो उसके लंग्स हैं वो तो आउटर साइड को क्या होंगे? डायलेट नहीं हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और जब लंग्स बाहर वाली साइड को फूल जाएंगे तो चेस्ट ट्यूब निकाल कैसे इजीली पाओगे? तो राइट ऑप्शन नहीं है बी, जिसने भी लिखा है रॉन्ग है। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। इसको ठीक करो, सब बच्चों ने गलत लिखा है, सब बच्चों ने गलत लिखा है, ठीक है। चलो आज का नया क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट विद द मैसिव ब्लड लॉस शोड नैरोड पल्स प्रेशर इनिशियली, दिस अकर ड्यू टू, तो पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और जो पल्स प्रेशर है मतलब सिस्टोलिक बीपी माइनस डायास्टोलिक बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो आ रहा है। तो ये क्यों अक्कर हो रहा है? इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज प्री लोड। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब मैसिव ब्लड लॉस होता है तो पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखी होती है, जिसकी वजह से प्रेशर पल्स आपको पल्स प्रेशर जो है आपको नारोड देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम तो बेटा इंक्रीज ही नहीं हो सकता, ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज एंड इंक्रीज पीरियड, दीज आर नॉट अ कॉजेज ऑफ नैरोड पल्स प्रेशर। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है, विच क्लिनिकल साइन बेस्ट डिफरेंशिएट कार्डियोजेनिक शॉक फ्रॉम हाइपोवोलेमिक शॉक। तो अगर किसी को कार्डियोजेनिक शॉक है बेटा तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक से डिफरेंट कैसे है, ठीक है। क्या चीज़ यहाँ पे बताएगी कि जो पेशेंट है उसको यहाँ पे डिफरेंस है हाइपोवोलेमिक से कार्डियोजेनिक शॉक का? हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, पल्मोनरी क्रैकल, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो अगर पेशेंट में पल्मोनरी क्रैकर सुनाई देते हैं देन दिस इज अ कार्डियोजेनिक शॉक। पल्मोनरी क्रैकर्स हमें हाइपोवोलीमिया में नहीं सुनाई देते, क्रैकल्स हमें तब सुनाई देती हैं जब फ्लूइड प्रेजेंट हो, पर हाइपोवोलीमिया में तो फ्लूइड कम होता है। तो यहाँ पे जो क्रैकल्स हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एक्यूट रीनल फेलियर डेवलप्स टॉल पीक्ड टी वेव ऑन ईसीजी, दिस चेंज इज ड्यू टू। एक्यूट रीनल फेलियर वाले के टॉल पीक्ड टी वेव है ईसीजी पे, क्यों है ये चेंज? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकैलिसीमिया, हाइपरमैग्नीशियमीमिया। तो ईसीजी में टॉल पीक्ड टी वेव हमें पोटाशियम लेवल्स हाई होने पे ही दिखती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आता है। द मोस्ट क्रिटिकल असेसमेंट इन अ पेशेंट विद द सस्पेक्टेड एपिग्लोटाइटस, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल असेसमेंट क्या रहती है अगर किसी पेशेंट में एपिग्लोटाइटस है सस्पेक्टेड? थ्रॉट इंस्पेक्शन, ऑक्सीजन सेचुरेशन, एयरवे पेटेंसी, टेम्परेचर। थ्रॉट इंस्पेक्शन है, ठीक है, सो दिस इज नॉट अ क्रिटिकल असेसमेंट, ना ही ऑक्सीजन सेचुरेशन। एपिग्लोटाइटस में एयरवे ब्लॉक होने का खतरा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने का खतरा होता है, तो क्रिटिकल असेसमेंट जो है वो एयरवे पेटेंसी रहेगी। नेक्स्ट है, अ न्यूबॉर्न डेवलप्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इमीडिएटली आफ्टर बर्थ विद स्केफॉइड एब्डोमेन, मोस्ट लाइकली डायग्नोज इज। तो न्यूबॉर्न को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है आफ्टर बर्थ, स्केफॉइड एब्डोमेन है उसका बाहर को निकला हुआ, तो डायग्नोज क्या होगा? मेकोनियम एस्पिरेशन, डायफ्राग्मेटिक हर्निया, हाइलन मेम्ब्रेन डिसीज या फिर ट्रांस ईसोफेजियल फिस्टुला। अगर उसका एब्डोमेन बाहर की साइड है देन इट इज अ हर्निया। तो ये कौन सा हर्निया है? दैट इज अ डायफ्राग्मेटिक हर्निया। तभी उसे डायफ्राग्राम मसल है ना रेस्पिरेटरी की, तभी उसे रेस्पिरेटरी क्या हो रहा है? डिस्ट्रेस भी हो रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बेटा आप जुड़ सकते हो एमसीक्यू बैच एंड फुल थ्योरी बैचेस में। सो थ्योरी बैचेस ये हैं, 4 मंथ्स का बैच 2499, 6 मंथ्स का बैच 3499 फीस रहेगी, नंबर पे कॉल मैसेज करके। ओनली एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज वाला बैच ओनली 999 फॉर 2 मंथ्स। आप जुड़ सकते हो मेरे पास, रिव्यूज देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो फटाफट से। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं एमसीक्यू बैच में, आपको टिप एंड ट्रिक्स टेस्ट होंगे आपके वीकली लाइव रिकॉर्डेड क्लास, और कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है सिखाया जाएगा। सो बहुत कम टाइम है आपके पास, अगर आप तैयारी कर रहे हो नॉर्सेट एंड आरआरबी की तो ये बेस्ट बैच चल रहा है इस टाइम, बेस्ट चल रहा है ये 999 फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। प्रॉपर एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी विद टेस्ट, ठीक है। सो नंबर पे मैसेज करके कॉल करके आप आज ही मेरे साथ जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।
इन डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आईवी इंसुलिन थेरेपी शुड बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आईवी इंसुलिन थेरेपी जो है वो कब स्टार्ट होती है? नॉर्मलाइजिंग ब्लड ग्लूकोज, करेक्टिंग एसिडोसिस, इनिशिएटिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट, गिविंग बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आप जब फ्लूइड रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर देते हो उसके बाद ही आप इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट है पेशेंट विद द सिरोसिस डेवलप सडन कंफ्यूजन एंड ड्राउजीनेस, द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इज टू असेस। पेशेंट है सिरोसिस वाला, सडन कंफ्यूजन और ड्राउजीनेस हो रहा है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ब्लड प्रेशर, सीरम एल्ब्यूमिन, अमोनिया सॉरी, ब्लड ग्लूकोज, लिवर एंजाइम। सो इट इज़ अ अमोनिया, बिकॉज अमोनिया लेवल्स हाई होने की वजह से ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हो हिपैटिक इंसेफलोपैथी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन एंड ड्राउजीनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड इन एन अडल्ट पेशेंट। अर्लीस्ट साइन क्या है फ्लूइड ओवरलोड अडल्ट पेशेंट में? पेरिफेरल एडिमा, वेट गेन, पल्मोनरी क्रैकल्स या फिर रेज्ड ब्लड प्रेशर। अर्लीस्ट पूछा जाए तो दैट इज़ अ वेट गेन, बाकी सारी चीज़ें जो है वो लेट साइन है। सबसे पहले जब बॉडी में पानी भरना शुरू होता है फिर फ्लूइड ओवरलोड होता है तो वेट गेन ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अ पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट T4 लेवल इज एट हायर रिस्क फॉर। पेशेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला, T4 लेवल पे उसके इंजरी है, किस चीज़ का रिस्क है उसे? हाइपोवॉलेमिक शॉक, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यूरिनरी रिटेंशन ओनली। सो इट इज़ अ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी है, बीपी एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, फ्लश्ड फेस हो जाता है इंजरी के लेवल से ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच सिम्टम सजेस्ट एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन। इनमें से कौन सा सिम्टम्स हीमोलिटिक रिएक्शन की तरफ इशारा करता है अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है? माइल्ड फीवर, यूरिक्टीरिया, बैक पेन एंड हीमोग्लोबिन यूरिया, नोजिया ओनली। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे हम कल। टिल देन आप जुड़ सकते हो प्रॉपर एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज वाले बैच में, थ्योरी एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज वाले बैच में आप रिव्यूज देख सकते हो। और देर मत करो, सबसे बड़ी बात है बहुत वैकेंसीज एग्जाम आ रहे हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।